नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज अंदर की खबर में बात बंगाल में अघोषित आपातकाल की करने वाले हैं। जिस तरह के हालात बने हैं, ममता बनर्जी की सरकार जिससे संदेश खाली की महिलाओं के दर्द को देखकर जरा भी ममता नहीं आई, जिसके राज में शाहजहां शेख आजाद घूम रहा है, लेकिन एक पत्रकार उनकी आंखों में सिर्फ इसलिए चुप गया क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा था। दीदी को महिलाओं के साथ हुआ उत्पीड़न, अत्याचार, नौटंकी लगता है। महिलाओं का उत्पीड़न का दीदी सबूत मांगती हैं। सबूत मांगने वाली ममता बनर्जी का प्रशासन बिना किसी जानकारी, बिना किसी नोटिस रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लेता है। रेप के आरोपी तो खुलेआम घूम रहे हैं। बंगाल के संदेश खाली से जिस तरह की तस्वीर सामने आई, आजाद भारत में इस तरह की तस्वीर आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। उसे इस तरह से घसीट कर ले जाया गया कि न जाने उसने कौन सा गुनाह कर दिया है, जैसे वो कोई बदमाश है, आतंकी है। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। उसके पास बस माइक था और कैमरा था, जो सच दिखाने का हथियार है किसी भी पत्रकार के लिए। हाँ, ये दिक्कत थी कि वो खबर जिसे सालों तक दबाया गया, उसे प्रमुखता से दुनिया के सामने वो रख रहा था। शायद यही अखर रहा था ममता बनर्जी को। इतनी दिक्कत हो गई कि पत्रकार को निशाना बनाया गया। विस्तार से खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव की साइकिल ने यू टर्न ले लिया है, तो वहीं राहुल गांधी का बयान वीर बनना कैसे यूपी में कांग्रेस के लिए 24 की जो बची खुची उम्मीद थी वो भी तोड़ चुका है, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले अंदर की खबर में बात एक्सक्लूसिव की कर लेते हैं। आज एक्सक्लूसिव खबरें क्या रहने वाली है वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले जो पहली खबर, सबसे जरूरी खबर है, रिपब्लिक भारत झुकने वाला नहीं है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क संघर्ष करता रहा है, सच दिखाता रहा है, सच के लिए लड़ता रहा है और उसी जज्बे के साथ इस लड़ाई में भी आगे बढ़ेगा और जीतेगा। ये पूरी खबर आपको बताएंगे। दूसरी अहम खबर जो खास रहने वाली है, 23 करोड़ की आबादी का अपमान कर दिया एक नेता ने। इस तरह का बयान दिया जो किसी को भी नागवार गुजरेगा। कौन है वो नेता, क्या बयान है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी जो अहम खबर है आज अंदर की खबर में आपको दिखाने वाले, उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क हो गया। जी हाँ, इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। जो पूरे ख्वाब सजाए गए थे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर, उसमें कम से कम बैकएंड पर आते दिखाई दे रहे हैं। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाले। चौथी अहम खबर जो इंपॉर्टेंट है वो अब आपके सामने रख रहे हैं। अब साइकिल के स्वामी नहीं रहे। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब रास्ते जुदा कर लिए हैं, फैसला ले लिया है। क्या है वो फैसला, उसका असर क्या होगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस आक्रोश की जो कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि जो तस्वीरें बंगाल से सामने आई हैं वो हैरान करती हैं। क्या सच दिखाने की इतनी बड़ी सजा ममता बनर्जी दे रही हैं? ममता बनर्जी जिनके राज में रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं, संदेश खाली विकास से अछूता रह रहा है, उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। जहां एक तरफ विकास नहीं पहुंच पा रहा और जहां टीएमसी का दबदबा है वो उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक पत्रकार जरूर नजर आ जा रहा है जो सच दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो वहां की स्थितियों को बताने की कोशिश कर रहा है। दो तस्वीरें पहले आपके सामने हम रख दे रहे हैं। ये प्रेस क्लब के प्रदर्शन की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जस्टिस मांगा जा रहा है संतुपान के लिए, हमारे रिपब्लिक बांग्ला के उस सहयोगी के लिए जो वहां संदेश खाली की गलियों में जाकर जो महिलाएं हैं उनका दर्द दुनिया के सामने ला रहा था। वहीं राजनीतिक दल भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि जो ममता सरकार बार बार कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है, उनके राज्य में किस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया जा रहा है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और चलिए जरा तस्वीर आपको प्रेस क्लब की दिखा देते हैं। पूरी दुनिया के जो पत्रकार हैं जो पहुंचते हैं दिल्ली, वो कैसे नाराज हो रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी हुई है। यहाँ नारेबाजी हुई और कहा गया है कि ममता बनर्जी का ये जो कृत्य है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फुल स्क्रीन करेंगे, सुनवाएंगे कैसे नारेबाजी हो रही, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है और संतुपान की रिहाई की मांग इसके साथ तेजी से की जा रही है। जस्टिस फॉर संतुपान के ये आप पोस्टर्स जो देख रहे हैं, ये तमाम जो पत्रकार हैं जुटे हैं और एक तरह से जंग लड़ रहे हैं पत्रकारों की आजादी की, चौथे स्तंभ की, खुलकर बोलने की आजादी की। ये वही तस्वीरें हैं जो सच बताती हैं और बताती हैं कि कैसे एक सरकार इसलिए सिर्फ एक तरह से गुंडागर्दी पर आमादा हो गई क्योंकि उनकी जो राज है उसकी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही थी। उनको पच नहीं रहा था कि सच कैसे दुनिया के सामने आ रहा है। उसको लेकर किस तरह के रिएक्शन रहे हैं उसकी एक झलक पहले आपको दिखा देते हैं।
আপনারা প্রতিবাদ করুন, গণতন্ত্রকে এইভাবে হত্যা করা যাবে না। রিপাবলিক বাংলা কথা বলে না, सही नहीं चलेगा। आज हम लोग ब्लैक डे मना रहा है पूरा प्रदेश में। ये हालत बहुत गंभीर है बंगाल का। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया हो। डेमोक्रेसी कहाँ है यहाँ पे? मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला किया जाना ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। ममता जी को शर्म नहीं आती। तो हैरानी की बात यह है कि रिपब्लिक के पत्रकार निशाने पर हैं, लेकिन शाहजहां शेख कहां है ये बंगाल सरकार को नहीं पता है। इसी पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह के हालात बंगाल में बन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अघोषित आपातकाल है ये। जिस तरह का यहां पर व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, जो सिर्फ सच दिखाना चाहते हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, संदेश खाली में पत्रकार की गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई? वो सच दिखा रहा था, इस वजह से क्या ये बौखलाहट है? बंगाल में क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है? ममता सरकार संदेश खाली का सच क्यों छिपाना चाहती है? क्यों छिपा रही है ममता सरकार? संदेश खाली का आखिर मुख्य आरोपी शाहजहां शेख कहां है? उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। एक पत्रकार जो वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंचा था उसे पकड़ लिया गया। शाहजहां शेख को आखिर कौन बचा रहा है? क्या किसका हाथ है? क्या ममता सरकार की शह पर ही ये सब कुछ हुआ है? ममता की पुलिस आरोपियों पर आखिर मेहरबान क्यों है? उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? जो सच दिखा रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो वहां की महिलाओं का दर्द बयां कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने में तो बहुत तेजी दिखाई गई है, लेकिन आरोपी को नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात बंगाल में, ऐसा लगता है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती। चुनाव होते हैं तब हिंसा हो जाती है। नंदीग्राम को अभी तक भूला नहीं है, और अब एक पत्रकार को पकड़कर उसको दबाने की कोशिश, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या बंगाल में अघोषित आपातकाल बना हुआ है? आपके सामने ये सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि बंगाल की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। संदेश खाली का जो पूरा मामला सामने आया वो बताता है कि किस तरह से लोगों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी हमला हो रहा है बंगाल में। जिस तरह ये घटना सामने आ गई है, ये प्रेस की स्वतंत्रता पर, उसकी आजादी पर हमला है। संदेश खाली को देखिए दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है संदेश खाली। एक में टीएमसी के नेता और पुलिस है, वहीं संदेश खाली दो में पीड़ित महिलाएं कैद रखी गई हैं, उन्हें वहां से आजाद नहीं होने दिया जा रहा। पीड़ितों तक जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, और हमारे सहयोगी यही कोशिश कर रहे थे वहां उनका दर्द साझा करें। कई इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू कर दी गई है, और यही वजह है कि वहां पर किसी को जाने नहीं देना चाहती ममता सरकार, क्योंकि डर है उन्हें कि वो अगर वहां पहुंच जाएंगे तो जो सच है वो सामने आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि संदेश खाली में कैसे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, किस तरह वहां पर अभी भी कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको सुनवा देते हैं, पहले अधिकारी क्या कह रहे हैं। नेशनल चैनल का जो रिपब्लिक का लड़का, जो पत्रकार सोंटू पान, उन्होंने क्वेश्चन किया, इसलिए उसको ऊपर अरेस्ट भी किया और उसका फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है। ये हालत बहुत गंभीर है बंगाल का। कॉन्स्टिट्यूशन का सब पिलर अटैक्ड। लॉ मेकर्स, वी आर सस्पेंडेड फ्रॉम असेंबली। हैरानी इस बात की होती कि पहले गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन कस्टडी में जो बेसिक नियम होते हैं उसका भी अनुपालन नहीं किया गया है। संतू पान जो हमारे सहयोगी, रिपब्लिक बांग्ला के सहयोगी, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल दौर यह रहा। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर तानाशाही भरा रवैया ममता सरकार की तरफ से अपनाया गया है। पुलिस ने पहले तो गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, बिना बताए कोई नोटिस नहीं दिया गया। सच्चाई दिखा रहे रिपोर्टर को गिरफ्तार करना ममता सरकार का ये कहीं ना कहीं एजेंडा लगता है कि सच सामने ना आए। अपराधी की तरह उठाकर ले गई पुलिस। ऐसा लगा कि कोई शातिर अपराधी, ऐसे शातिर अपराधियों के साथ किया जाता है जैसा व्यवहार एक पत्रकार के साथ किया गया। थाने में भी रात भर हमारे सहयोगी को प्रताड़ित किया गया है। रिपोर्टर को कस्टडी में खाना तक नहीं दिया गया है। एक पत्रकार से आखिर अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया, व्यवहार ऐसा क्यों रखा गया, यह अपने आप में सवाल है जिसका जवाब देना ही पड़ेगा ममता बनर्जी को।
को, उनकी सरकार को, लेकिन अब गुस्सा पनप रहा है लोगों के मन में। पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार करना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह हमला करना, इसको लेकर नाराजगी जाहिर हो रही है। क्या कुछ और नेताओं का कहना है इस पूरे प्रकरण पर, आपको सुनवा देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया हो उनके खिलाफ। आपके जो एडिटर हैं, मुखिया हैं आपके चैनल के, अर्नब गोस्वामी, उनको भी जहां पर इंडिया अलायंस जिसे आज कहते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस के या उनके गठबंधन के नेता हैं, वहां पर रिपब्लिक टीवी को विशेष रूप से एक निशाने पे लगाया जाता है। डेमोक्रेसी कहाँ है यहाँ पे? ममता बनर्जी बार बार फेडरल स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ममता बनर्जी बार बार डेमोक्रेसी का बात करते हैं, गणतंत्र का बात करते हैं। तो अभी मीडिया लोग जब संदेशखाली जा रहे हैं तो पुलिस उसको मतलब एकदम उसको अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। तो जब महिला लोग के ऊपर इतना अत्याचार चलाया था शेख शाहजहां जैसे उसका गैंग ने चलाया था, तब पुलिस लोग कहाँ थे? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो मीडिया है उसकी अपनी भूमिका है, और रिपब्लिक भारत बंगला के जिस पत्रकार को उन्होंने रोका और गिरफ्तार किया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। ममता जी को सर्व नहीं आती, अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन आर भारत के पत्रकार जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये दमन और आतंक चलेगा नहीं। जिस तरह से सच कभी छुपता नहीं और रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इसी संघर्ष को लेकर आगे बढ़ता रहा है, और हमारी यही कोशिश थी कि संदेशखाली की जो महिलाएं हैं उनका दर्द, उनकी आपबीती सामने रखी जा सके, समझ में आए देश को कि किस तरह से बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और जब ये होता दिखा तो ममता सरकार की छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि संदेशखाली की सच्ची तस्वीर रिपब्लिक दिखा रहा था। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में दुनिया के सामने सच लाने की तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर संतुपान को बंगाल पुलिस इसलिए गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो संदेशखाली की पीड़ितों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं। ये सब ऑन कैमरा है। हमारे रिपोर्टर को रिक्शा में बैठा कर ले जाया जाता है, रात भर परेशान किया जाता है, न ठीक से खाने के लिए दिया जाता है और न ही उसके साथ व्यवहारिक बर्ताव किया जाता है। आज जबकि उनकी कोर्ट में पेशी होती है तो बंगाल पुलिस रिपोर्टर की 10 दिन की कस्टडी मांगती है, लेकिन कोर्ट सिर्फ 3 दिन की कस्टडी मंजूर करता है। रिपब्लिक भारत लगातार संदेशखाली की महिलाओं की आपबीती दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। संदेशखाली के विकास से महरूम होने से लेकर उसके हर गली कूचे की कहानी दुनिया के सामने रख रहा है। हम धामा खाली पहुंच चुके हैं। यहीं से संदेशखाली का जो रास्ता है वो तय होता है। देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये नदी का वो रास्ता है जिसको तय करके संदेशखाली जाना पड़ता है। यानी आप समझिए विकास की रफ्तार यहाँ से कितनी दूर है। रिपब्लिक भारत की टीम बंगाल में डटी हुई है। हमने ही सबसे पहले बताया था कि संदेशखाली को ममता प्रशासन ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्से में पीड़ित रहती है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं रह गई है। यहाँ से आम आदमी को तो निकलने दिया जा रहा है, लेकिन वो राजनीतिक दल जो यहाँ पर आकर के एक तरह से उस गांव में जाने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। ममता की पुलिस की इसी रणनीति का हिस्सा है कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी तमाम कोशिशों के बाद वहां नहीं पहुंच पाए। कोर्ट के आदेश को भी पुलिस द्वारा दरकिनार करने की कोशिश की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। ममता सरकार दमनकारी रवैया अपनाई हुई है। कोर्ट कह रहा है कि शेख सरेंडर करे, लेकिन ममता सरकार बेरुखी भरा रवैया अपनाए हुए है। ममता बनर्जी को बंगाल की महिलाओं को जवाब देना होगा कि अत्याचार ही क्या उनकी नियति है। उनके इस मामले में चुप्पी और झूठ दोनों ही भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने भी जिस तरह के हालात बने उस पर सवाल खड़े किए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया का गला घोटने की बात कही, कहा है कि मीडिया का गला घोट रही है ममता। बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने।
ये जो आवाजें दबाने का काम, मीडिया की आवाज को दबाने का काम ममता जी की सरकार कर रही है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका गला घोंटने का काम मत कीजिए। आप कब तक मीडिया की आवाज को दबाएंगे? आप कब तक महिलाओं की आवाज को दबाएंगे? आपके राज में कब तक ये जुल्म होते रहेंगे? आखिर चीखो पुकार करके सवाल बार बार खड़े होते हैं कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो या मीडिया के अधिकार हो, इनको ध्वस्त करने का अवसर हुआ है। आखिरकार देश का नाम भी खराब होता है तब ऐसी घटनाएं, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर है या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की है, ये राज्यों में घटने वाली घटनाएं जैसे पश्चिम बंगाल में हुई, ये देश और मानवता को शर्मसार करती हैं और मीडिया की आवाज को कुचलने का प्रयास ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता मीडिया की है और आगे भी रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। राहुल गांधी जो अपने बयानों से खुद अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं और अपने लिए भी, और ये अमूमन हर चुनावों से पहले होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया है और इसीलिए हम कह रहे हैं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी साहब जरा संभल कर चलिए, क्योंकि अभी आपकी राहें उतनी आसान नहीं है। ये रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं जो 24 के चुनाव में आपको उलझा सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी को सोच समझ कर कम से कम बोलना चाहिए। जब जुबान से निकलती है कोई बात तो ये कहा जाता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। लेकिन राहुल गांधी ने शायद ये कहावत सुनी नहीं है, कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलते। क्या बयान उन्होंने दे दिया है जो उनके लिए मुश्किल, उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला। पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं। वाराणसी में देखा मैंने, रात को वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। राहुल गांधी का यह बयान कितना भारी, उनके लिए पड़ने वाला, कितना नुकसान पहुंचाने वाला बयान, इसके मायने क्या हैं जरा आपको जल्दी से समझा देते हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं का एक तरह से इस बयान के जरिए अपमान कर दिया है राहुल गांधी ने। यात्रा के दौरान राहुल की जुबान फिसल गई और ये उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है 24 में। काशी के युवाओं को उन्होंने शराबी बता दिया। इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है। राहुल क्यों कर रहे हैं काशी के युवाओं का अपमान, वहां के लोगों का अपमान, ये सवाल बना हुआ है। आखिर इस अपमान वाली सियासत से हासिल क्या होना है, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन अब मुश्किल कहीं ना कहीं खड़ी होती नजर आ रही है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने और भी लोगों ने, संत समाज ने भी आक्रोश जाहिर किया, सवाल खड़े किए। क्या कुछ सवाल खड़े किए, सुनवा देते हैं आपको उनका बयान क्या। आपको अपनी राजनीति के चलते दूसरे के धर्म के ऊपर ऐसे वार नहीं करना चाहिए, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो वाराणसी के नौजवानों को आपने शराबी, कबाबी बताया है और दंगई बताया है और शराब पी के नाचने गाने वाला बताया है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दुर्भाग्य की बात है काशी का अपमान करना और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करना। राहुल जी को स्वतः ये नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। इतने वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं कुर्सी के लिए कि स्वतः उनको पता नहीं कोई क्या बोल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, राहुल जी को माफी मांगना चाहिए नौजवानों से। और चलिए अंदर की खबर में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का आप रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां सब कुछ डोलता नजर आ रहा है। जो सपना इंडी का था वो बिखरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो ऑफर 17 था वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है। और जो ये दो सहयोगी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये पुराने सहयोगी अब हो गए हैं, अब ये साथ नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बन गए हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर ने आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत को हिला दिया है। इस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय तंत्र में शामिल होगी। 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। तो अब
ये जो दूरियां आ गई हैं, ये इंडी गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाली। कैसे, जरा आपको समझा देते हैं, हम जरा आपको समझा देते हैं। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो दरारें आप देख रहे हैं, ये खिंचती नजर आ रही है। सबसे पहले आप समझिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी देखिए यहाँ पर बिल्कुल अलग थड़क खड़े हो चुके हैं राहुल गांधी, और यहाँ पर अखिलेश यादव है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी दिक्कत कम नहीं हुई है, क्योंकि जिसके साथ वो पीडीए का फॉर्मूला सेट होने की बात सोच रहे थे, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश और उनके बीच भी ये दरार जो खिंच गई है, ये दिक्कत खड़ी करने वाली उनके पीडीए फॉर्मूले को। तो ओवरऑल अगर देखें उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, तो दोनों ही तरफ से हाथ खाली इंडी गठबंधन के भी दिख रहे हैं और यहां तक कि अखिलेश यादव के भी दिख रहे हैं। कैसे वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद अपने पीडीए का फॉर्मूला सेट करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। तो राहुल और अखिलेश की इक्वेशन आखिर बिगड़ी कैसे? जो दो लड़के साथ चला करते थे इससे पिछले चुनाव में, वो कैसे अलग अलग रास्ता अब अख्तियार कर रहे हैं, जरा आपको बता देते हैं वजह क्या रही। देखिए, न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, लेकिन अखिलेश अपनी साइकिल स्टैंड पर लगा चुके हैं। अखिलेश बार बार सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तभी कुछ आगे हो पाएगा, तभी इस न्याय यात्रा में साथ आ पाएंगे। लेकिन अखिलेश की मांग को राहुल गांधी ने, ये कहें कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। अखिलेश की तरफ से 11 सीटों की पेशकश की गई थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की 11 से ज्यादा सीटों की डिमांड थी और इस डिमांड को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहते थे अखिलेश यादव। और चर्चा के बाद आखिरकार बहुत दौर की लंबी चर्चा चली और उसके बाद 17 सीटें कुल ऑफर की गई, लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि 17 से नहीं काम चलेगा, 20 सीटें चाहिए। 3 और सीटों की मांग की, जो सीटें हम आपको बता रहे हैं बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद पर कांग्रेस अड़ी हुई थी। और वहीं आपको बताएं कि सपा बिजनौर और मुरादाबाद नहीं छोड़ना चाहती। वो बेल्ट है जो समाजवादियों का गढ़ है और ऐसे में इसे छोड़ना नहीं चाहती थी और इसी को लेकर बात सेट नहीं हो पाई। तो अब इससे कांग्रेस को चुनाव में कितना नुकसान होने वाला है? अब समाजवादी पार्टी ने हाथ जब खींच लिए तो क्या स्थिति बन रही है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव यात्रा कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाली है। अखिलेश भी इंडी से अब अलग हो सकते हैं, आधिकारिक तौर पर अलग हो सकते हैं। अखिलेश के अलग होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अब टेढ़ी खीर हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। प्रदेश में पहले ही कांग्रेस का जनाधार बहुत मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है इस वक्त, और अखिलेश के जाने से जो पिछड़ों का वोट मिलने वाला था अब वो वोट नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक वोटर्स में भी सपा की अच्छी पकड़ है, उसका भी नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। वहीं अमेठी और रायबरेली की जनता कांग्रेस से पहले ही नाराज है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली को बाय कह चुकी हैं। अमेठी से पहले ही चुनाव हार चुके हैं एक बार राहुल गांधी, और कांग्रेस के लिए अब एक भी सीट जीतना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल रहने वाला है। बहुत ज्यादा कहीं न कहीं रास्ता अब टेढ़ा होता दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। लेकिन अखिलेश के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बगावत का बिगुल बजा दिया, उन्होंने अलग रास्ता ले लिया है। तो अखिलेश के लिए क्या समस्याएं अब सामने आ गई, जब तालमेल कैसे बिगड़ा पहले ये बता देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पार्टी बहुत परेशान थी, बयानों के लिए हमेशा ही चर्चा में रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्हीं बयानों से पार्टी परेशान थी। स्वामी के खिलाफ पार्टी में लगातार आवाजें उठ रही थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सनातन पर जो टिप्पणी करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसे अखिलेश यादव की पेशानी पर बल आ गए। कई बार स्वामी को अखिलेश ने खुद समझाया कि इस तरह के बयान ना दे, नुकसान होता है। बार बार समझाने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं माने, और बार बार कोशिशों के बावजूद भी अंतर विरोध से परेशान होकर आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी। और कुछ इसी तरह से अखिलेश यादव ने माथा पकड़ लिया समझाकर, और जब उन्हें लगा कि समझ में नहीं आएगा तो उन्होंने छोड़ दिया समझाना। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि अब उनकी सुनवाई समाजवादी पार्टी में नहीं रहने वाली है, और यही वजह है कि उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं तो क्या जो पीडीए का फॉर्मूला तय किया था अखिलेश यादव ने, अब उसमें दिक्कत आने वाली है। जरा समझा देते हैं कैसा सेटबैक रहने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद अखिलेश यादव के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद की पार्टी बना रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। स्वामी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को अब फेल करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। स्वामी को पिछड़ों का नेता माना जाता है, ये दावा उनकी तरफ से भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में देखिए 52% ओबीसी वोटर्स हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य के रहने से यह फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा था। पिछड़े वर्ग पर
स्वामी की अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है, अच्छी पहुंच बताई जाती है। सनातन विरोधी बयानों से अल्पसंख्यकों को भी स्वामी साधते रहे हैं। बहुत बार उनकी तरफ से बयान दिया गया, अनगिनत बार। और अल्पसंख्यक वोटर्स भी सपा से अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद थोड़े नाराज हो सकते हैं, खिसक सकते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो इंडी गठबंधन का पूरा गणित था वो बिखरता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव अब अपनी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भले ही न्याय यात्रा निकाल रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनता उनके साथ क्या न्याय करेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अब इंडी की गाड़ी डीरेल होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस इस समय न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन राहुल की ये यात्रा जिस भी राज्य में पहुंच रही है वहां गठबंधन का गणित गड़बड़ हो जा रहा है। राहुल बिहार पहुंचते उससे पहले नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया। राहुल जब पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़े तो दीदी नाराज हो गई। अब राहुल उत्तर प्रदेश में है और यहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में अनबन खुलकर सामने आ गई है और बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त है। जहां अखिलेश एक के बाद एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस 3 और सीटों की डिमांड कर रही है। लेकिन अखिलेश अपनी पसंदीदा सीटों को छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सपा का इंडी से लगभग अलग होना तय माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि बात अभी बिगड़ी नहीं है। 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में कांग्रेस ही नहीं, सपा के लिए भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कई सीटों पर सपा को मजबूत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। सपा से अलग होते ही स्वामी अखिलेश यादव पर हमलावर है। अकेले नहीं है, समाजवादी पार्टी से भी बड़ा कुनबा हमारा होने जा रहा है। वो सबको खुश करने के चक्कर में किसी को खुश नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश पर हमलावर हुए तो सपा की तरफ से डिंपल यादव ने मोर्चा संभाला और स्वामी के उस दावे को खोखला बता दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके आने से सपा के विधायक जीते। चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण विपक्ष के लिए पेचीदा होता जा रहा है। जहां कांग्रेस अखिलेश के तेवर से परेशान है, वहीं स्वामी की बगावत ने सपा की परेशानी बढ़ा दी है। अखिलेश अगर गठबंधन से अलग हुए तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल हो जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला खटाई में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे